नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुना रही हूँ जो अपने जुनून और हौसले के बल पर फर्श से अर्श तक पहुँच गया। उसने इस सफलता के लिए अपनी पूरी जिंदगी में बहुत ही संघर्ष किया। कहानी के पात्र का नाम है विक्रम सिंह। विक्रम सिंह अपने महलनुमा कोठी के टेरेस पर खड़े होकर चारों ओर निहार रहे थे। स्वच्छ ताजे हवा का झोंका रह रह कर वे अपने नथुने में भर रहे थे और बहुत ही प्रफुल्लित हो रहे थे। अब आप सोचेंगे कि टेरेस पर खड़े होकर अपनी सत्ता को निहार रहे थे, तो क्या वे जमींदार थे या फिर वे राजा थे? नहीं, वे न तो राजा थे न ही जमींदार थे। वे रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे। वे सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे। उन्होंने सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण फैसलों को सहजतापूर्वक हल किया था और दुर्दांत अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली थी। उन्होंने देखा कि सुरक्षाकर्मी चारों ओर चहलकदमी कर रहे हैं। उनके महलनुमा कोठी की व्यवस्था इतनी चाक चौबंद थी कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वे अतीत की यादों में खो गए। उसी समय उनका नौकर एक ट्रे में पानी लेकर आया। उन्होंने पानी पिया और उसे जाने का इशारा किया। वे टेरेस में बिछे सोफे पर बैठ गए और अतीत के बारे में सोचने लगे। उनके पिता का नाम गजेंद्र सिंह था। वे गांव में रहते थे। गजेंद्र सिंह एक धनी मानी व्यक्ति थे। उनकी शादी बचपन में ही हो गई थी। बचपन में उनमें सौंदर्य बोध नहीं था। उनकी संगिनी बहुत ही कुरूप थी, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे उसके साथ खेलते थे और आनंद से जीवन बिताते थे। धीरे धीरे वे बड़े होने लगे और पढ़ाई के लिए स्कूल उन्हें भेजा गया और उनकी पत्नी घर के कामकाज झुड़की सुन सुनकर सीखने लगी। इसी तरह से जीवन व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त कर ली। इसी बीच में उनके 2-3 बच्चे हो गए। अब वे पढ़ने में अच्छे थे और उच्च शिक्षा के लिए शहर जाना चाहते थे। उन्होंने शहर जाने की इच्छा व्यक्त की। माँ ने गांव के मुखिया को बुलाया। गांव के मुखिया उनकी माँ का बहुत ही सम्मान करते थे। वे उन्हें अपनी बहन के समान समझते थे। वे गजेंद्र सिंह को शहर ले गए और एक अच्छे स्कूल में उनका दाखिला करा दिया गया। रहने की व्यवस्था एक परिचित सेठ के घर में करवा दी। सेठ जी बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने गजेंद्र सिंह को अपने घर में रख लिया। अब गजेंद्र सिंह उनके घर के छोटे मोटे कार्य कर दिया करते थे तथा व्यापार में भी हाथ बटा दिया करते थे। इसके बदले में सेठ जी उन्हें खाने पीने की व्यवस्था कर देते थे। इस तरह से खाने पीने की समस्या का हल हो गया। अब गजेंद्र सिंह पढ़ने लगे। वहाँ के स्वच्छंद वातावरण में उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता था कि लड़के लड़कियां किस तरह से आपस में मिलते हैं और पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं। उन्हें अपना घर याद आ गया। उनकी पत्नी अगर किसी पुरुष से बात कर लेती थी हंस के, तो उनकी माँ उनकी अच्छी खासी पिटाई कर देती थी कि पराई मर्द से क्यों बोलती है। और यहाँ देखा कि लड़के लड़कियां हाथों में हाथ डाले बातें करते हैं, होटल जाते हैं। उन्हें बहुत ही हैरत होती। उन्होंने इस पर ध्यान न देकर अपने पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया। सेठ जी की एक मात्र लड़की थी। उसका नाम था सुलक्षणा। सुलक्षणा बहुत ही बातूनी थी। इकलौती होने के कारण उसे बहुत ही लाड़ मिलता था। सेठ जी ने उसे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, किंतु पढ़ाई में उसका मन नहीं लगा। वह जब न तब गजेंद्र सिंह को छेड़ा करती और उनसे बातें किया करती थी। गजेंद्र सिंह उनसे बहुत ही बचते थे और काम में तथा पढ़ाई में मन लगाया करते थे। लेकिन सुलक्षणा भला कहाँ मानने वाली। वह
मौके के ताक में रहती थी कि कब गजेंद्र सिंह अकेले में मिले और उनसे बातें करे। सेठानी जी अगर कभी देखती थी तो उसे कसकर डांट देती थी। गजेंद्र सिंह के मन में सुलक्षणा के प्रति कोई भी भाव नहीं था, किंतु सुलक्षणा के मन में गजेंद्र सिंह के लिए विशेष अनुराग उत्पन्न हो गया। अब वह धीरे धीरे एकांत में मिलने लगी। गजेंद्र सिंह भी धीरे धीरे सुलक्षणा को पसंद करने लगे, किंतु जब उन्हें याद आता कि वे शादीशुदा हैं तो वे अपना पैर पीछे हटा लेते। इस तरह से लुका छिपी का खेल चलने लगा। गजेंद्र सिंह बीच बीच में गांव जाते और वहां थोड़े दिन रहकर चले आते थे। इस बीच में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह से उनके 4 बच्चे हो गए। अब वे सेठ जी के घर में आराम से रहने लगे। सेठ जी की निगाहों ने ताड़ लिया कि सुलक्षणा का गजेंद्र सिंह के प्रति आकर्षण है। उन्होंने अपनी पत्नी से इस बाबत चर्चा की। पहले तो सेठानी जी बिगड़ गईं। बोली, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद कर रहा है, बहुत ही नमक हराम है, इसे घर से भगा दो। सेठ जी ने कहा कि देखो भाग्यवान, हमारे कोई पुत्र नहीं है। यह लड़का बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का है और मेहनती भी है, क्यों न इसे हम अपना घर जमाई बना ले। सेठानी ने प्रतिवाद किया कि यह तो पहले से ही शादीशुदा है और तुम इसे अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो। सेठ जी ने समझाया, तो क्या हुआ, अगर शादीशुदा है दूसरी शादी भी हो सकती है, बहुत सारे लोग करते हैं। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार कई शादियां आम हुआ करती थी। सेठ जी ने गजेंद्र सिंह को समझा बुझाकर शादी कर दी। अब गजेंद्र सिंह बड़े ही ठाठ से घर में अधिकार पूर्वक रहने लगे। अब उनका ओहदा थोड़ा ऊंचा हो गया। अब वे नौकर की तरह नहीं, घर के सदस्य की तरह रहते थे। अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक बाहर घूमने जाते और मोटर गाड़ी में सैर करके चले आते थे। सेठ जी भी उन्हें अपने बगल में गद्दी में बिठाते थे और लोगों से कहते थे, ये हमारे होनहार दामाद हैं। अब गजेंद्र सिंह का मन अपने ससुराल में बहुत ही लगने लगा। गजेंद्र सिंह ने सोचा, क्यों न अपने गांव की संपत्ति में से कुछ किराया ही वसूल कर ले आऊं। गजेंद्र सिंह अपने गांव गए। उस समय उनका पुत्र 5 वर्ष का हो गया था। उनकी पत्नी ने जब सुना कि गजेंद्र सिंह आए हैं तो उन्होंने प्रतिवाद किया कि तुमने किससे पूछकर दूसरी शादी कर ली। माँ ने भी डांटा तो गजेंद्र सिंह को गुस्सा आया। उन्होंने एक जोरदार तमाचा खींचकर अपनी पत्नी को दे मारा। पत्नी रोती हुई चली गई। उसी समय उनका लड़का आया और कहा कि तुमने माँ को क्यों मारा बापू, माँ तो रो रही है। उन्होंने कहा कि तुझ पे भी कुछ चाहिए। उन्होंने एक तमाचा उसे भी कसकर दे दिया। लड़का रोता रोता चला गया और माँ की गोद में जाकर बैठ गया। माँ रोती रोती बोली कि बेटा क्या करोगे, हमारे नसीब तो फूटे हैं, तुम्हारे बापू ने दूसरी शादी कर ली है, हमारे सिर पर एक सौत बिठा दिया है। अब गजेंद्र सिंह का नियम हो गया कि वे हर माह अपने गांव जाते थे और अपनी पुश्तैनी जमीन तथा दुकानों का किराया वसूल कर ले आते थे और अपने घर वालों को फूटी कौड़ी भी नहीं देते थे। उनकी माँ ने भी प्रतिवाद किया एक बार, तो उन्होंने माँ को थोड़े बहुत जरूरत भर के पैसे दे दिए। एक बार गजेंद्र सिंह नौकरों के साथ मोटर गाड़ी में बैठकर गांव गए तो उनका लड़का फटी हुई शर्ट पहने आया और कहा कि बापू तुम कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, मेरा भी मन करता है बढ़िया कपड़ा पहनने का, देखो मेरी शर्ट कितनी फटी है, थोड़े हमें पैसे दे दो ताकि मैं शर्ट सिलवा लूं। गजेंद्र सिंह ने कहा कि अच्छा बहुत बोलने लगा है। उन्होंने एक जोरदार लात उठाकर उसके सीने पर दे मारा। अब विक्रम सिंह गिर गए और वे फटी फटी आंखों से अपने पिता की ओर देखने लगे। गजेंद्र सिंह दर्द के कारण फूले जा रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ा साहसिक कारनामा कर दिखाया है। वे मोटर गाड़ी में बैठकर चले गए। अब यह क्रम हर महीने का हो गया। गजेंद्र सिंह आते और एक आतताई गुंडे की तरह घर से किराया वसूल कर ले जाते थे। कोई उन्हें कुछ भी नहीं कह पाता था क्योंकि उनके साथ उनके गुर्गे भी होते थे। अब विक्रम सिंह की निगाह में पिता की छवि एक आतताई गुंडे जैसी हो गई। उन्होंने समझ लिया कि शिक्षा के बल पर ही मेरा पिता इतना अत्याचार कर रहा है।
उसने सोचा कि मैं भी खूब शिक्षित हूँ और पिता की तरह ही ऊंचे ओहदे पर चला जाऊं और अपने माँ बाप की सहायता करूं। वह अपनी दादी और माँ को बहुत ही प्यार करता था। जब उसने स्कूली शिक्षा प्राप्त की तो अपनी दादी से कहा कि माँ, मैं उच्च शिक्षा के लिए शहर जाना चाहता हूँ। दादी ने कहा कि हाँ, एक तो जाकर बड़ा कमाल कर गया है और मेरे जीवन का आधार तू ही है। तू भी चला जाएगा तो हम किसके भरोसे जिंदा रहेंगे। विक्रम सिंह ने कहा कि नहीं, मैं आप लोगों को भूलूंगा नहीं, मैं आप लोगों की यथेष्ट सहायता करूंगा। मुखिया जी को फिर बुलाया गया। मुखिया जी ने भी समझाया कि जाने दो, ये भी ऐसा ही हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। अब विक्रम सिंह शहर गए। उनका एडमिशन लॉ कॉलेज में करवा दिया गया। वे पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे नंबरों से लॉ की परीक्षा पास कर ली। अब वे एक वकील के घर में रहने लगे और कानून के तमाम दाव पेच सीखने लगे। उनके मन में बस प्रतिशोध की ज्वाला धधकती रहती थी। वे भूलते नहीं थे कि किस तरह उनके पिता ने उनके सीने पर लात दे मारा है। अब वे हर माह पिता के जाने के बाद पीछे से गांव पहुंच जाते थे और पिता जब किराया वसूलने की कोशिश करते तो वे इसका प्रतिवाद करते। कभी कभी हाथापाई भी हो जाती थी। एक बार गजेंद्र सिंह ने अपनी रिवॉल्वर से गोली चला दी। गजेंद्र सिंह को इसका पछतावा नहीं था कि गोली लड़के को लगी है। विक्रम सिंह ने इसका फायदा उठाया और जाकर थाने में एफआईआर दर्ज करवा दिया। अब इसी तरह से लुका छिपी का खेल चलने लगा। एक बार गजेंद्र सिंह का एक्सीडेंट हो गया या फिर यूं कहिए कि विक्रम सिंह ने उनका एक्सीडेंट करवा दिया। जब उनकी मृत्यु हो गई तो पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को जबरदस्ती विक्रम सिंह ने अपने कब्जे में ले लिया और वीडियोग्राफी कराई तथा दाह संस्कार भी स्वयं कर दिया। कई लोगों को इसका गवाह बनाया कि मैं ही इसका असली वारिस हूँ। अब उन्हें इस खेल में बहुत ही आनंद आने लगा। उन्होंने अपनी बुद्धि दौड़ाई और कहा कि गजेंद्र सिंह तो बहुत ही मालदार व्यक्ति थे। उन्होंने अपने गुर्गों से सलाह परामर्श किया और कहा कि जाओ, उसके घर में जो नौकर है उसे किसी तरह अगवा करके ले आओ। अब उसके गुर्गे इसी ताक में रहने लगे। एक दिन गजेंद्र सिंह का नौकर बाजार सामान खरीदने गया था। उनके गुर्गों ने उसे वहीं से उठा लिया और जंगल की ओर ले गए। वहां पर विक्रम सिंह भी पहुंचे और नौकर को खूब धमकाया। कहा कि देखो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो गजेंद्र सिंह के लॉकर से सारे कागजात चुरा कर ले आओ और मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है। अगर तुम संपत्ति के कागजात लाकर दे दोगे तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे। नौकर बेचारा डर गया। उसने हामी भर ली। वह घर में गया और एक दिन अवसर पाकर उसने सारी संपत्ति के कागजात निकाल लिए और लाकर चुपके से गजेंद्र सिंह के गुर्गों को दे दिया। अब विक्रम सिंह बहुत ही खुश रहने लगे। उन्होंने तमाम तिड़कमबाजी करके सारी संपत्ति को अपने नाम करवा दिया। अब उन्होंने उस मकान पर भी अपना कब्जा दिखा दिया जिसमें उसके सौतेले भाई बहन रहते थे। जब बेदखल करने की प्रक्रिया आई तो सौतेली माँ ने उनके पैर पकड़ लिए। कहा कि देखो, हमें इस तरह से तंग मत करो। तो विक्रम सिंह ने कहा, आपने सोचा था कि हम कितना मुश्किल से दिन बिता रहे हैं? कभी आपने हम पर कृपा की थी? हम तंगहाली में जी रहे थे। तो सौतेली माँ ने कहा कि ठीक है, अब तुम अदालत में मिलना। उन्होंने कचहरी में सर्वप्रथम मुकदमा दायर किया। जब मुकदमा दायर किया तो कानूनी दाव पेच के सामने वे लोग हार गए। फिर वे हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हर जगह से उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। अब मकान पर विक्रम सिंह का कब्जा हो गया। जब मकान खाली कराया जाने लगा तो उनके बेटों और पत्नी दोनों ने विक्रम सिंह का पैर पकड़ लिया
कहा कि मकान तो कम से कम रहने दो हमारे पास, एक रहने की छाव तो होनी चाहिए। विक्रम सिंह राक्षस की तरह ठठाकर हंस पड़े। बोले मकान? ना कोई मकान है ना कोई जमीन है, तुम्हें तो हर हाल में यहाँ से निकलना पड़ेगा और यहाँ पर मेरी माँ आकर रहेंगी। और विक्रम सिंह अपनी माँ को लिवाकर शहर ले आए और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। इसी बीच में किसी ने उन्हें झिझोड़ा तो उनकी तंद्रा टूटी, तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी उन्हें हिला हिला कर उठा रही है। उन्होंने कहा कि अरे जज साहब कहाँ खो गए, मिस्टर साहब के यहाँ लंच पर नहीं चलना है। वे मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए और लंच पर जाने के लिए तैयार हो गए। ये कहानी बताइए आपको कैसी लगी? मेरा ख्याल है अच्छी लगी होगी। नमस्कार।